आज मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स में जो हमारा बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। हमारी जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। ये आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ना है ना। जनरली ये मैथ्स के सर पढ़ाएंगे क्लास 12th में, लेकिन क्या है, इसके बिना फिजिक्स चलेगा नहीं। एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जनरली स्मॉल चेंज को बोली जाती है। एक टेक्निक है, न्यूटन ने बताया था कि डिफरेंशिएशन कैसे निकाल करना है, बहुत सारे रूल्स दिए थे। तो उसमें आप ये देखिए, जैसे मैं आपको कुछ देता हूँ वैल्यू, जैसे ये y2 है ना, y2 आपकी हो गई 100, ठीक, और y1 आपका है 50, ठीक है। अब अगर मैं इनका चेंज निकालूं, है ना, कि y2 माइनस y1 निकालें, सिंपल डिफरेंस निकाल लें, तो y2 माइनस y1 ये कितना आ गया आपका 100 माइनस 50। तो y1 ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये भी एक 50 वैल्यू कुछ है। अब जो डिफरेंस आ रहा है आपका ये 50, ये भी एक वैल्यू आ रही है, मतलब फाइनाइट चेंज है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट चेंज या फाइनाइट डिफरेंस, और इसी को हम लोग डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आ गया आपका, फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस और फाइनाइट चेंज, है ना। और इसे फिजिक्स में डेल्टा से डिनोट किया जाता है, या मैथमेटिक्स में। तो जैसे y2 और y1 है ना, y2 से y1 की वैल्यू में कुछ फाइनाइट चेंजेस आई, तो y में जो फाइनाइट चेंज हुआ उसको मैंने लिख दिया डेल्टा y, मतलब एक फाइनाइट चेंज है, ठीक है। इसको और आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये स्केल है आपका, है ना, ये स्केल है। इस स्केल में हम यहाँ से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए और भी नंबर्स हैं। अब अगर मैं 2 से लेकर 4 तक गया, है ना, ये दो इवेंट, तो यहाँ जो चेंज हुआ ना, ये 2x की मान लीजिए वैल्यू है, x1 है, और ये आपका x2 है 4। तो 2 से 4 एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ या फाइनाइट चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो फाइनाइट चेंज है वो हो गया आपका डेल्टा x। डेल्टा एक्स इजकल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। ये फाइनाइट डिफरेंस है, या फिर इसको आप फाइनाइट चेंज कह सकते हैं, या फाइनाइट डिफरेंस फाइनाइट चेंज, है ना। ये डेल्टा हुआ, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, है ना, फाइनाइट चेंज के लिए। अब इसी में मान लीजिए मैं यहीं पे इसी नंबर लाइन पे, मान लो ये 9 है, ये 10 है ना, इसके ठीक एक पहले ये वाली वैल्यू आ रही है 8.9, हाँ, और ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी 9.1, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देखूँ, है ना, ये स्मॉल वैल्यू, तो ये स्मॉल वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स, ठीक है। कोई भी दो वैल्यू, या और भी स्मॉल लेना है तो आप यहाँ आ जाओ, 9 to 9.1, ये वैल्यू 9.1 है, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x1 है 9.0 और x2 आपका हो गया 9.1। तो x2 माइनस x1, यहाँ जो वैल्यू आ रही है आपकी, है ना, तो बहुत ही स्मॉल है। कितना है ये, 0.1। अब इसके हम और भी सब डिवीजन में जा सकते हैं, और भी छोटे छोटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे डेल्टा x। ये भी डेल्टा है, ये भी आपका डेल्टा ही है, लेकिन ये कैसा डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स ये वाला आपका हो गया फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। और डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट डिफरेंस, या आप ऐसे लिखिए इसको, इनफाइनाइटली
स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, तो इसे हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं या फिर डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म आपका है ना इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस को या तो डेल्टा से डिनोट करो या फिर डी से डिनोट करो। ठीक है, ऐसे डिनोट की जाती है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है आपको डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के लिए हम पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़, है ना। डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इट्स अनदर नेम इज डेरिवेटिव, इट्स अनदर नेम इज डेरिवेटिव। ठीक है, इसका दूसरा नाम डेरिवेटिव है। अब मैथमेटिकली समझते हैं। मानो लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए y जो है आपका फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब मैं इसमें स्मॉल चेंज लेना चाह रहा हूँ, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, तो उस प्रोसेस को ही हम कहेंगे डिफ्रेंशिएशन। अब अगर मुझे इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y with respect to x, with respect to x is, वो क्या हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो है ना डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो ये d बाई डी एक्स जो है इसका मतलब हो गया डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो किसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ बात आती है किसका डिफ्रेंशिएशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, राइट। तो dy बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसको लिख दिया। अब ये चीज जो है एक्चुअली y क्या था आपका फंक्शन ऑफ x था, जब आपने y को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा f डेरिवेटिव x, f डैश x इज f डेरिवेटिव x। तो इसको हम पढ़ेंगे f डेरिवेटिव x, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब y x फंक्शन ऑफ x है। अब y को आप x के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो कि इसका इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज क्या होगा, तो प्रोसेस है डी बाई डी एक्स। डी मैंने आपको बताया था इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन जनरली स्मॉल चेंज है, मतलब y की वैल्यू ना x पे डिपेंड कर रही है, x के चेंज होने से y भी चेंज होगा। तो अगर मैं x में स्मॉल चेंज dx हुआ तो y में स्मॉल चेंज कितना हो जाएगा dy। अब इसी चीज़ को बोली जाती है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम f डेरिवेटिव x भी लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब f डेरिवेटिव x इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, जो काम की चीज़ें वो ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि डिफ्रेंशिएशन जो है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज को हम कहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे क्लियर होगी ना तब चीज़ें क्लियर होगी, आगे बढ़ने पे क्लियर होगी सारी चीज़ें। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक,
तो मान लीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है एफ एक्स, जैसे सीधी सी बात है आपका y का एक इनिशियल वैल्यू है, जैसे अगर हम मान लिए कि y1 ये हो गया फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब x के बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। y1 इजकल टू जब हम कह रहे हैं फंक्शन ऑफ x, तो ये कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अब मान लीजिए y2 हो गया आपका, x में हम चेंज लेते हैं, तो x का जो स्मॉल चेंज होगा, मान लीजिए वो x में फाइनाइट चेंज ले लेते हैं डेल्टा x, ठीक। तो जब x का एक फाइनाइट चेंज हुआ, x प्लस डेल्टा x हो गया, तो y का फंक्शन ही बदल गया, अब ये y2 हो गया, ठीक है। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, ये क्या हम लेंगे, चूंकि x में फाइनाइट चेंज हुआ है तो y में भी फाइनाइट चेंज होगा, और ये हो गया डेल्टा y, ठीक। अब ये डेल्टा y आपकी हो जाएगी y2 माइनस y1। कहने का मतलब डेल्टा y को आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। इससे क्या निकल गया आपका, y में चेंज आ गया, y में फाइनाइट चेंज आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, मैं पढ़ क्या रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कंपेयर करनी होगी। जैसे ये चेंज इन वाई है, तो चेंज इन वाई किसके रिस्पेक्ट में आई, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में आई, है ना। तो हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक। और फाइनली ये क्या निकल के आएगा आपको, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई की तो वैल्यू आपको पता है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक। ये आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ से बनाकर दिखाऊं आपको, है ना, इसी जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये अगर ग्राफ पे दिखाई जाए तो आपको कैसे दिखेगी ग्राफ। ये मान लीजिए y और x का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये x है और इधर आपका y है, y की वैल्यू है, ठीक। मान लीजिए y एक्सिस है, इस पर y की वैल्यू आएगी, और ये आपका x एक्सिस है जिस पे x की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कोई फंक्शन इस तरह से है, ये ग्राफ है? तो अब इस पे जो है आपका P पॉइंट पे, मान लो यहाँ पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है x और ये वैल्यू आ रही है y, ठीक। एक वैल्यू x है और एक वैल्यू y है। उसी तरह से एक मैंने थोड़ा सा फाइनाइट चेंज लिया और यहाँ पे चले गए, दूसरा पॉइंट आ गया मुझे मेरे पास q। अब यहाँ पर इस q की जो वैल्यू है ये वाली, ठीक, ये बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके कंपेयर में ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब ये जो पॉइंट चेंज हुआ, मतलब ये है ना, वैल्यू जो चेंज हुई है ग्राफ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें अगर हम देखें कि नेट चेंज क्या हुआ, तो वो चेंज आपका ऐसे दिखेगा पी क्यू, ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये लाइन है ना, ये लाइन क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने निकाला क्या था आपको, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर मान लो ये लाइन नहीं हो, थोड़ी देर के लिए मानो, ऐसे मान लो कि ये ग्राफ था और हमने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए पहले कि y प्लस डेल्टा वाई क्या है, x और x प्लस डेल्टा x क्या है। आपने अभी पढ़ा एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज है क्या, dy बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई कितना होगा, ये परपेंडिकुलर वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये डेल्टा वाई है, और डेल्टा एक्स ये वाली वैल्यू है, ये
जितना ये है उतना ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो इसी दोनों पे डिपेंड होगी। स्लोप मतलब tan थीटा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाली वैल्यू डेल्टा एक्स है, ये वाली वैल्यू डेल्टा वाई है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिला दो तो मुझे एक स्लोप मिलेगा, ये एंगल थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये क्या निकला आपका, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है ना, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। सो वी कैन से एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज is equal to slope of line, slope of line मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ऐसे फाइनल हमारे रिलेशन ही आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये पूरी चीज़ आपको क्या, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एक्चुअली में ये जो दिख रहा है आपको स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक। बात समझ में आ रही। चलिए अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, तो ये जो चीज़ आई थी आपकी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये आपने निकाला फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये जो एक्स की चेंज है काफ़ी स्मॉल हो जाए, बहुत ही स्मॉल, जैसे ये पॉइंट काफ़ी नज़दीक आ जाए, है ना, यहाँ पे आ जाए, तो इफ़ डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल, और ऐसा कह लें कि इफ़ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी मुझे लगानी पड़ेगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट आप ऐसे एक ही लिमिट एक ही तरीक़ा से लिखते हैं, है ना। मतलब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को मैंने काफ़ी स्मॉल कर दिया, तो जैसे ही काफ़ी स्मॉल हो जाएगा मतलब हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज पे चले गए, तो इस पूरी क्वांटिटी को फिर लिखी जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, आपका स्लोप होता है, तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर इट इज स्लोप ऑफ लाइन, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन इज tan थीटा। तो ये चीज़ जो आपने पढ़ा अभी, ये क्या था आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब आपको कहीं पे स्लोप निकालना होगा, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं किसी फंक्शन के साथ, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। इसके बारे में और डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ना होगा 12th में, क्योंकि ये फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स में इतना काफ़ी है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत
नहीं है। आपको एक टेक्निकल टर्म समझने है कि किसकी क्या वैल्यू है, कौन सा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम डिफरेंसेस होता क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये और चीज़ें क्लियर तब होगी जब हम कुछ रूल्स इसके पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहला रूल 1 है, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी? तो डिफरेंशिएशन जनरली होती है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज। तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट ही है तो उस कांस्टेंट का चेंज तो पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। तो जब कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, मतलब चेंज जीरो हो गया, तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो हो गया, है ना। डिफरेंशिएशन होता है चेंज, कांस्टेंट में होता है चेंज नहीं होगा। तो अगर कांस्टेंट का चेंज नहीं हो रहा मतलब जीरो है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन है ना, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक। अब ये कांस्टेंट किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं बदलना है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नीचे जो आ गया ना, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो, ठीक है। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगी? जीरो होगी, ठीक। अगर ये भी एक्स कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो मैं इसको डी वाई बाई डी वाई कर दूँ, तो कांस्टेंट वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, मतलब जीरो आएगा। फिर आप इसको डी बाई डी जेड कर दो, तब भी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो, ठीक है। उसी तरह से ये आपका फर्स्ट रूल था। अब मैंने मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ √3। तो √3 तो एक नंबर है, ये कांस्टेंट ही चेंज होना नहीं। अब x की रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, है ना। तो कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। डी बाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस हाफ, ये भी क्या आ जाएगा आपका? जीरो नंबर है। तो पहला रूल यही है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक। अब हम चलते हैं रूल 2, इसको हम पावर रूल भी कहते हैं। रूल 2 इज पावर रूल। पावर रूल में है क्या कि इफ n इज एनी रियल नंबर, इफ n इज एनी रियल नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल आप पढ़ने जा रहे हैं अभी। इफ n इज एनी रियल नंबर, देन डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। ये रूल हो गया। मतलब x कोई वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल अपने nth पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये x पावर n का अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। मतलब यहाँ x है तो यहाँ भी x होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये हुआ क्या? पावर कॉफिशिएंट बन गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और x पे पावर n माइनस 1 हो गया। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी वाई, है ना, y पावर n, तो ये क्या हो जाएगा आपका? n इंटू वाई पावर n माइनस 1। इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन, सिर्फ x की डिफरेंशिएशन करनी है। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि d बाई डी एक्स एक्स, क्या होगा? आपको तो ऐसे दिख रहा है कि ये डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, ऐसे कट के 1 हो गया, है ना, ऐसे कट के 1 आ गया।
तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, आप ऐसा आंसर तो आपका 1 ही आएगा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको ये गलत है। हम करेंगे क्या, ये पावर रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, ठीक। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे पावर n है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, है ना। अब ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 1 होता है तो 1 आ गया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1, मतलब d बाई डी एक्स, एक्स क्या निकल के आएगा 1, d बाई डी जेड, जेड क्या आ जाएगा 1, है ना। d बाई डी टी, टी क्या आ जाएगा 1। बात समझ में आई। उसी तरह से अगर मान लो मुझे x पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स एक्स पावर 2, तो क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, इंटू 2x पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x। उसी तरह से एक्स क्यू की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया। इसी तरह मान लीजिए मुझे 1 बाई एक्स का करना है, d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में x का पावर माइनस 1 है, तो हम इसके लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर -1 माइनस 1, मतलब -1 इंटू एक्स पावर -2, मतलब -1 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ, तो d बाई डी एक्स क्या निकल के आया आपका 1 बाई एक्स क्या निकल के आया -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रूट एक्स है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी d बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब d बाई डी एक्स और x का पावर हाफ, तो फिर ये क्या हो जाएगा हाफ x पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ x का पावर माइनस हाफ, मतलब 1/2 x पावर हाफ। x पावर हाफ क्या होता है रूट x, मतलब ये फाइनली आ गया आपका 1/2 रूट x, है ना। मतलब 1/√x की डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x हो गई, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल चलते हैं हम, मतलब रूल तो यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बेसिक रूल है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ये हर जगह काम आएगा। अब हम रूल 3 चलते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का थर्ड रूल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल, द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक। अब आपको c इंटू यू, यू कांस्टेंट नहीं है, u इज वेरिएबल, ठीक। और कोई फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू सी। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में d बाई डी एक्स, तो जैसे ही आप इधर d बाई डी एक्स करेंगे सी यू, तो इसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीपल है, तो इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब क्या करेंगे हम c बाहर आ जाएगा, फिर लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, ये रूल है। मतलब कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर आ जाएगा और फिर आपका ये आ जाएगा। अब जैसे आप इसको ऐसे भी समझ लें कि जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स पावर n, और इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या निकाली थी आपने
n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ठीक, अब इसी में अगर मान लो y इजकल टू c इंटू एक्स पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, है ना, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स c इंटू एक्स पावर n, मतलब c बाहर आएगा, d बाई डी एक्स एक्स पावर n, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी c इंटू एक्स पावर c इंटू n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, है ना, ऐसे आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल से समझो इसको, आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो 3x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर आपका वेरिएबल है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, है ना, 3 बाहर कर लो और डी बाई डी एक्स लगा दो एक्स स्क्वायर पे, ऐसे करना है। तो अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, मतलब ये आ जाएगा 6x, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, 6x हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल टर्म। ठीक है, चलिए अब हम रूल 4 पढ़ते हैं, सम रूल। रूल 4, सम रूल। ये क्या है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू है u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, ऐसे से जा रहा है, सो ऑन un तक है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इस सब में डिफ्रेंशिएशन होगा पूरे का, u1 प्लस u2 प्लस u3। ठीक, अब हर पार्ट, ये तो पूरा सम का डिफरेंशिएशन करना, चूँकि यहाँ डी वाई डी एक्स लगा, इधर भी लगा दिया, तो अब ये जो है ना इंडिविजुअली सब में बट जाएगा। जैसे डी यू वन बाय डी एक्स, ये रूल है, डी यू टू बाय डी एक्स प्लस डी यू थ्री बाय डी एक्स प्लस ऑन डी यू एन बाई डी एक्स, है ना, इस तरह से चला जाएगा। तो सम रूल क्या कहता है कि अगर आप कोई फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल्स का सम है, तो अगर इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जो है इंडिविजुअल फंक्शन के, इंडिविजुअल वेरिएबल के डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। कैसे, मान लो आपके पास है एग्जांपल एक कि y इज इक्वल टू x4 प्लस 12x। ठीक, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, x4 डी बाई डी एक्स आप पूरे में लगाओगे, पूरे का फंक्शन पे, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स 12x। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, है ना, उस फॉर्मूले से जो भी पढ़ा था, पावर रूल से पढ़ा था, और यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 12 और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1। मतलब और मैं डिटेल में करूँ तो ऐसे करो, ये हो जाएगा 4x पावर 4 माइनस 1, है ना, प्लस यहाँ से 12 बाहर आया डी बाई डी एक्स एक्स। अब ये क्या हो जाएगा आपका 4x क्यूब प्लस 12, इस x का हो गया 1, तो 12 इंटू 1 12, तो डी वाई बाई डी एक्स निकला 4x क्यूब प्लस 12। तो अगर y इज इक्वल टू x4 प्लस 12x है, तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4x क्यूब प्लस 12 हुआ। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, जो भी होगा। तब सम रूल में ही आपका डिफरेंस रूल भी आ जाएगा। अगर कोई प्लस है तो प्लस, अगर ये मान लो आपका माइनस हो जाए, है ना, ये माइनस हो जाए, तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सम रूल हो या डिफरेंस रूल हो, तो ये आपका इस तरह से चेन है हमारा।
इसको सॉल्व करने का। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 5। रूल 5 प्रोडक्ट रूल। ठीक, इस प्रोडक्ट रूल में क्या है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपका u इंटू वी कोई फंक्शन है, ठीक है, दोनों वेरिएबल है u भी और y भी। अब अगर y को आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर मुझे लिखना होगा d बाई डी एक्स यू इंटू वी। फिर ये फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे दो पार्ट का प्रोडक्ट है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट लिखो u, फिर दूसरे पार्ट का डिफ्रेंशिएशन u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या वो आ जाएगा सेकेंड पार्ट इंटू डी यू बाई डी एक्स। फर्स्ट पार्ट सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यू प्लस 3, ठीक। तो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, q है और एक v। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ दो पार्ट है ना, एक फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो रूल ये कहता है कि पहले फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखो, ठीक। अब सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर प्लस, अब सेकेंड पार्ट रखिए, ये पूरा एक फंक्शन हो गया एक पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट को रखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये चीज, ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे सम रूल लगेगा, है ना, जो भी पढ़ा था आपने। तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर 3 का भी होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 3 का क्या हो गया 0, ये एक ब्रैकेट में है। फिर इधर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का फिर 2x और फिर 1 का 0। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मतलब यहाँ से अगर आप 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फाइनली 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4। हाँ, अब और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 एक्स क्यू प्लस 8x, या अब इसे 4x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, तो x प्लस 2, 4x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल। बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 6। रूल 6 क्वेश्चन रूल, QUO
TIENT, क्वोशंट रूल मतलब डिवीजन का रूल है। देखिए जैसे y इज इक्वल टू अगर है आपके पास u बाई वी, ठीक, और आप इसको dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये क्या होगा v स्क्वायर, ठीक, फिर v जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दिया, अभी डिनोमिनेटर पहले आएगा, फिर du बाई डी एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरह से ये डिफ्रेंसिएशन होगी, इसी को हम लोग कहते हैं क्वोशंट रूल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, y है आपका t माइनस वन टी क्यू माइनस वन बाई टी प्लस वन, मान लो इस तरह से टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। u बाई वी के टर्म में है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, ठीक, फिर जिसका स्क्वायर का डिनोमिनेटर वो यहीं पे आ जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स जो न्यूमरेटर है ये, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या था ना वो न्यूमरेटर था, अब पहले इसी को लिखो टी क्यू माइनस वन, फिर dy बाई डी एक्स, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको करना आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसको मैं बता दूं, है ना, ये किया टी स्क्वायर प्लस वन किया, यहाँ जो जैसे था इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, थ्री टी स्क्वायर माइनस वन का हो गया जीरो, वन कांस्टेंट है ना, नंबर कोई भी ना, वन की जगह अगर यहाँ पे 5 भी होता तब भी जीरो होता है, माइनस टी क्यू माइनस वन इंटू टू टी प्लस ये वन का जीरो। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। इस तरह से ये क्वेश्चन रूल सॉल्व होता है। तो ये थोड़ा लेंदी होता है ना, अगर आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हो, क्वेश्चन रूल यूज़ ना करें, तो जहाँ आपको जैसा सूट करे करो। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन रूल से प्रोडक्ट रूल से बनाना था इसी क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन रूल नहीं लगाना चाहते तो हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू टी क्यू माइनस वन, और ये फंक्शन ऊपर चला जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन पावर माइनस वन। अब ये प्रोडक्ट आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। तो अपनी आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो वो चीज़ तभी आएगी ना जब आप क्लास 12 के पूरा कैलकुलस पढ़ लेंगे। काफ़ी एक मैथ्स की बुक होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अभी अगर 12 का बुक लेके कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो अभी सीख जाओगे, नहीं तो फिर वेट करो, है ना। फिजिक्स के लिए जितना बता रहे हैं वो काफ़ी है, फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें बहुत सारे रूल्स, मतलब और भी चीज़ें होती हैं, और भी टेक्निक्स होता है, वो सब मुझे पता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। मुझे फिजिक्स के लिए आपको जितना बताना है उतना ही बताऊँगा, है ना। तो आप एज ए स्टूडेंट अभी 12th के बुक से बनाएं या फिर वेट करो 12th में जाके बनाओ, आपकी मर्जी है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी टाइम है, आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है, बना कर देखिए, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में आपको ये चीज़ सीखना ज़रूरी है, और फिजिक्स तो 11th से ही स्टार्ट है, तो 11th से ही ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये सारे आपके थे रूल 6 तक। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी रूल होते हैं, है ना। तो जैसे देखिए रूल अगर मैं कह दूँ 7, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स।
ठीक है, ये बेसिक रूल है। अब इसमें है क्या, जैसे मान लो फिजिक्स में क्या होता है कभी कभी, जैसे साइन 2x है, ठीक है ना, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है x के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इतने सारे ब्रैकेट देने से प्रॉब्लम है ना, चलिए ऐसे रखिए, d/dx इंटू साइन 2x है ना, एक ही ऐसे रखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको पता है साइन का क्या हो जाता है, कॉस, मतलब यहाँ जो एंगुलर टर्म है वही एंगल टर्म यहाँ भी रहेगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस 2x। अब है क्या, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, आपने पहले साइन का तो कॉस कर दिया, फिर इसका भी होता है, एक्स का भी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, वो यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं 2x का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या निकल के आएगा, ये 2 इंटू dx/dx, मतलब 2 हो गया, तो मतलब साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2x, फिर cos 2x, सॉरी, फिर इस 2x का हो जाएगा 2। मतलब समझ में आया कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए आपको करना है d/dx साइन 3/5x है ना, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, पहले साइन का तो कर देंगे cos 3x/5, अब यहाँ जो x का मल्टीपल है ना वो इधर बाहर आ जाएगा, ये तरीका है ना, तो ये इस तरह से करते हैं। अगर मान लीजिए आपका साइन x², इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, साइन का कर देंगे cos x², और x² का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना काफ़ी। और भी चीज़ें हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो क्या करना है, रहने दो, फिजिक्स है, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ो अभी, ठीक है। क्या चीज़ होती है समझ में आए, उसी तरह से cos x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, है ना, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर इसी में रह जाएंगे, फिर फिजिक्स नहीं होगा। तो cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन x, और सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। उसी तरह से tan x की डिफ्रेंशिएशन होगी d/dx tan x, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec²x। अब देखो क्या है ना कि इन सब का प्रूफ है, इन सब का प्रूफ है, तो वो मैथ्स में पढ़ना है आपको, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला जानिए क्या करना है ना, फॉर्मूले अप्लाई करो। इसकी प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हो सकती है, इसकी प्रूफ हम प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल से भी निकाल सकते हैं, तो वो सब में अप्लाई नहीं होगा अगर हम प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लगाएंगे, सिर्फ tan x के लिए लगा सकते हैं कि tan x को लिख देंगे sin x/cos x, फिर वो क्वेश्चन रूल लगा देंगे, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तो इसको प्रूफ नहीं बोलेंगे, है ना। इन सब का प्रूफ होगा सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको मैथ्स में पढ़ना है, तो वो उतना ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में, आप बस इसको ऐसे समझिए कि ये इतना होता है, ठीक है। उसी तरह से d/dx cosec x है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x cot x इंटू cot x। उसी तरह से sec x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और cot x की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस cosec²x, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और जब हम फिजिक्स में, अगर आपको ये चीज़ें पता है कि ये ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो फिजिक्स में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जहाँ भी जब यूज़ होगा, तो वहाँ पे कैसे हुआ वो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी है ना। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको, पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिटाए, फिर आपका डेरिवेटिव ऑफ
लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पर लॉग के साथ एक बेस ई होती है, तभी ये 1/x होगा, है ना। इसको log x बेस ई, इसको हम लोग ln x भी लिख सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब d बाई डी एक्स ln x, ये क्या हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वहाँ इस तरह का कुछ आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी में जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो, log at d बाई डी एक्स log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आप इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप log m पावर n का फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स 2 log x, है ना। 2 बाहर आ जाएगा और log x का क्या होता है 1/x, इसका आंसर हो गया 2/x, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ रूल 8, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे e पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा e पावर x ही रहेगा, है ना। ये सब प्रूफ है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब जैसे देखिए, मान लीजिए e पावर x है और इसका स्क्वायर है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा ना, एज इट इज़ पूरा फंक्शन हो जाएगा। आप पूरा एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन मान लेते हो, मान लो इसको मैं जेड मान लूँ, है ना। तो ये क्या दिखेगा आपका e पावर जेड, तो e पावर जेड की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, e पावर जेड ही हो जाएगी जेड के रेस्पेक्ट में। तो इतना नहीं करना, आप क्या करो, e पावर ये जितना चीज़ है सारा ऐसे लिख दो, जैसे e पावर x का x होता है, x के ऊपर कुछ भी है, यहाँ कुछ भी है, सारा यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई। e का काम क्या है, e से निपटे हैं। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। तो अभी आपने एक्स स्क्वायर का किया, अब एक और लिमिट बच गया आपका d बाई डी एक्स, फिर ये x, तो फाइनली आपका हो गया e पावर x 2x इंटू 1, मतलब 2x इंटू ई पावर x, ऐसे डिफरेंशिएशन होती है ना। पहले मैंने पूरे का कर दिया, फिर इसका पावर को उठा के किया, और जब पावर का हो गया तो फिर पावर के नीचे x उसका होगा, ऐसे चलेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में करना है। जनरली मैथ्स में ये सबका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रूल 9, चेन रूल। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब मैं इसको डी वाई बाई डी यू लिख दिया, इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो डी यू तो कट जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, एक फंक्शन को हम दो चेन में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।
इसका है क्या, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ए 2u, है ना, मान लीजिए क्वेश्चन है, एंड u इज इक्वल टू ए 3x माइनस 5, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए, पहला फंक्शन y और u का है तो इसको लिख दो dy बाई डी यू, दूसरा u और x का है तो इसको लिख दो du बाई डी एक्स। तो ये du कट जाएगा, dy बाई डी एक्स ही रहा, है ना। तो अब dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा आपका, d बाई डी यू, अब y क्या है आपका 2u, मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स, u क्या है आपका 3x माइनस 5, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा और u का 1 मल्टीप्लाई, इसमें देखो 3x में 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई x का 1, 5 का 0, तो ये 3 माइनस 0 3 हुआ, तो 2 इंटू 3 6, तो dy बाई डी एक्स क्या निकला हमारा 6। इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, अब देखिए जैसे डबल डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, रूल्स तो आपने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे फंक्शन ऑफ x है आपका x cos x, ठीक है, और आपको f डबल डेरिवेटिव x निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहला f डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा इसका, है ना, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, x डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स, फिर एक्स का हो गया 1, एक्स का हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्या निकला आपका f डेरिवेटिव x। अब मुझे अगर फिर डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब मुझे इसकी डेरिवेशन करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का 1 और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, मतलब ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, कहने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन आपने करना सीखा, ये है क्या, जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना, कुछ भी फंक्शन होगा, तो पहला डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो यही आपका हो गया f डेरिवेटिव x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे d2 y बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका f डबल डेरिवेटिव x, है ना, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये जो d2 y बाई डी टी स्क्वायर है, ये एक्चुअली में क्या है, d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये पहले इसका किया तो डी वाई डी एक्स आ गया, अब इसका फिर करेंगे तो ये डबल आ जाएगा। समझ में आई बात।
तो ये था आपका डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए इसमें है क्या, समझने के लिए आप वही आ जाइए dy बाई डी एक्स। पहले आपको ये बताया गया कि ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। या आप इसको लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे v हो गया वेलोसिटी, और अगर मैं इसको dx बाई dt लिख दूँ, है ना, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x with respect to time t, with respect to time t। ठीक है, वेलोसिटी v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये dx बाई dt का मतलब हो गया, मतलब x अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई dt आपको वेलोसिटी दे देगा। उसी तरह से, है ना, इसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसको लिखेंगे dv बाई dt। मतलब एक्सेलरेशन A is rate of change of velocity v with respect to time। मतलब आप एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह जैसे मान लीजिए पावर है, पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, dw बाई dt, वर्क बाय टाइम पावर होता है। तो आप यहाँ लिखोगे, तो ये रेट, ये सब क्या है आपके रेट मेजरर है, तो मतलब पावर p इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क w विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना। तो यही रेट मेजरर है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है आपका, ये x है और ये y है, और यहाँ पे कोई फंक्शन इस तरह से आई है ऐसे गई, तो आप ये देखो इस जगह y मिनिमम हो गया और इस जगह y क्या हो गया आपका मैक्सिमम हो गया। ये वाली वैल्यू x1 है और ये वाली वैल्यू x2 है। ये वाली वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है y की और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है y की। ठीक है, तो कोई फंक्शन इस तरह से वैरी कर रहा है, कभी वो बढ़ता जा रहा है फिर मैक्सिमम हो गया, फिर घटते घटते मिनिमम हुआ, फिर बढ़ने लगा, है ना। तो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में एक फंक्शन आती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे पास वेरिएबल फंक्शन है तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, है ना। देखो एट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, इस दोनों जगह पर मैक्सिमा का नाम दे दो a, मिनिमा का नाम दे दो b। इन दोनों जगहों पर स्लोप तो आपका 0 आ रहा है, स्लोप इज 0 एट a एंड b। इन दोनों पॉइंट पे कोई एंगल बन रही है क्या, नहीं बन रही है, मतलब स्लोप आपका 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब क्या होगा, dy बाई डी एक्स 0 हो गया, स्लोप dy बाई डी एक्स होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा अभी आप चूंकि 11th में हैं, तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना आगे चलकर, तो हमें क्या बताना पड़ता है कि इसकी मैक्सिमा की कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा फंक्शन आगे बढ़ेगा या डेरिवेशन आगे बढ़ेगी, तो उस टाइम चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी आप ऐसे समझ जाइए कि मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप आपका 0 हो जाएगा। अब एक बात आती है यहाँ पर कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, है ना, किस किस कंडीशंस पे हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम का केस है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आपके लिए बस इतना ही समझना जरूरी है। पहला होगा आपका dy बाई डी एक्स 0 कर दो, मतलब स्लोप 0 हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसका डबल डिफ्रेंसिएशन कर दूं, है ना, इसी स्लोप का डबल डिफ्रेंसिएशन कर दूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगी फिर, कंडीशन ऑफ मिनिमा। देखिए क्या है ना, इसको डिटेल में अगर मैं बताऊं कि ये क्यों हो रहा है तो शायद आप कंफ्यूज करेंगे, तो बेटर है अभी टाइम बीइंग आप ऐसे समझ जाइए। डबल डिफरेंशिएशन आपको आता है, आप बस ये जानो कि मैक्सिमा का कंडीशन ये 2 होना है। ये क्यों होगा, कैसे होगा, वो या तो 12th में पढ़ना, या जब मैं फिजिक्स में इसकी यूज़ करूँगा तो वहाँ आपको मैं समझा दूँगा, उस टाइम आपको कुछ समझ में आएगा। अभी क्या है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसे समझो, है ना। अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये जानिए कि ये स्लोप 0 होगा, ये मैक्सिमा का कंडीशन होगा। उसी तरह से मिनिमा का कंडीशन क्या होगा, है ना, मैंने एक तो बता ही दिया आपको। यहाँ भी स्लोप आपका क्या होगा 0, और दूसरा क्या होगा कि अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, है ना। तो डिफरेंशिएशन में यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। ठीक है, कल हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और जितनी चीज़ें आपको बताई हैं वो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैंने आज बता ही दिए, तो उसी को पढ़ने से आपका सारा क्लैरिटी आएगा, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। ओके, तो जितना बताया है आप उतना ज़रूर करें। थैंक यू।